नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी से रिलेटेड अभी जो पिछला वीडियो देखा था उसमें तो हमने संधि वगैरह के बारे में देखा। इस वीडियो में हम टेंस, फिर यहाँ पर बात करेंगे हम वाच्य के बारे में, जिसको हम वॉइस या एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसके बारे में, फिर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, और यहाँ पर लास्ट में हम बात करेंगे समास के बारे में। ठीक है, और इतना करने के बाद जो आपके हिंदी के क्वेश्चन आने हैं सीसैट में, उसमें फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी की तरह इसको हम अंग्रेजी से कंपेयर कर लेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो, और अंग्रेजी के भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो टेंस उसी तरीके से इंग्लिश की तरह प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, 3 टेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पास्ट से शुरुआत करेंगे। देखिए, एक जो हम लोगों को बहुत मतलब 9th 10th इन सब में पढ़ाया जाता था कि जिन वाक्य अंत में ता है, ती है, ठीक है, तो मतलब वो वाला जो नियम है वो यहाँ पर काम नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, ज़्यादातर मामलों में काम नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, कि अगर है आ गया, अगर लास्ट किसी वाक्य अंत में, तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर है आने से प्रेजेंट टेंस हो ही जाए कोई आवश्यक नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस से शुरू करेंगे। पास्ट टेंस में क्या होता है, किसी बीते हुए समय में, अतीत में काम के संपन्न होने का बोध होता है। ठीक है, जैसे बच्चा गया, नॉर्मल। जैसे वहाँ पर भी हम 3 टेंस की बात करते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से 4 की हम बात करते हैं। बाकी 3 टेंस तो हैं ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यहाँ पर भी हमको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ये 3 देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। चलिए देखते हैं। जैसे नॉर्मल भूतकाल में क्या होता है, जैसे बच्चा गया, बच्चा गया, बच्चा गया है। ध्यान से देखिएगा, बच्चा गया है को भी यहाँ पर क्या लिया गया है, भूतकाल में। ध्यान से देखना। बच्चा जा चुका था, ये कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। बच्चा जा रहा था, ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन केवल इतना जानने से काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम में थोड़ा सा डीप जा कर के पूछा है। देखिए, इसके भूतकाल के प्रकार देखिए। सामान्य भूत, सामान्य भूत का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल, जिसको हम कह सकते हैं कि भूत, हाँ, पास्ट टेंस है। जैसे बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा, जिसको आप कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा, ये सामान्य भूत है। अब यहाँ पर बात करें आसन्न भूत। देखिए, आसन्न का मतलब क्या होता है, अभी अभी, जस्ट अभी अभी। ठीक है, ये भूतकाल में कोई काम हुआ होगा, लेकिन इससे ये एहसास हो रहा होगा कि अच्छा ये काम अभी अभी लग रहा हुआ है। ठीक है, जैसे बच्चा आया है, मतलब बच्चा तो आ गया भूतकाल में, ठीक है, लेकिन बच्चा आया है का क्या मतलब हुआ कि अभी अभी लग रहा है आया है। कमल गया है, ठीक है, तो यहाँ पर कमल जा चुका। ठीक, कमल गया है का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस नहीं है, ध्यान रखना। ये काम हो चुका है, लेकिन ये काम अभी निकट में ही हुआ, संपन्न हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आसन्न भूत कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण भूत की बात करें। अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत का मतलब क्या होता है, भूतकाल में कोई काम चल रहा था और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अपूर्ण मतलब अभी पूरा नहीं हुआ। अपूर्ण का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अपूर्ण भूत बोलते हैं। जैसे बच्चा आ रहा था, तो बच्चा आ रहा था मतलब उसके आने का जो कार्य है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर अपूर्ण भूत हुआ। श्याम पत्र लिख रहा था, तो श्याम के पत्र लिखने का जो कार्य था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया अपूर्ण भूत। और यहाँ पर लास्ट में था वर्ड आ रहा है, इससे तो ये पहचान में आ ही रहा है कि पास्ट टेंस है। क्लियर। नेक्स्ट है पूर्ण भूत। यहाँ पर क्या होगा, काम पूरा हो चुका होगा भूतकाल में। जैसे श्याम ने पत्र लिखा था, ठीक है, श्याम ने पत्र लिखा था, बच्चा आया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि वो कार्य पूरा हो चुका है, तो ये हो गया पूर्ण भूत। ठीक है, पूर्ण भूत। नेक्स्ट क्या है, हेतु, हेतु मद, सॉरी, यहाँ संदिग्ध भूत। संदिग्ध में क्या होगा, काम पूरा तो हो चुका होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर संदेह होगा कि बच्चा आया होगा। जैसे सपोज एक एग्जांपल, बच्चा आया होगा मतलब इस काम में डाउट व्यक्त किया जाता है। बच्चा आया होगा, कमल गया होगा, कैसे हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि बच्चा आया होगा, मतलब भूतकाल के हम सोच रहे हैं कि बच्चा आया होगा, कमल गया होगा। ठीक है, तो ये संदिग्ध भूत है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है हेतु, हेतु मद भूत। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, एक बार आप खुद इसको बोलिए, हेतु, हेतु मद भूत। ठीक है, हेतु, हेतु मद भूत। इसमें क्या होता है, कोई 2 कार्य आपको एक साथ देखने को मिलेंगे और यहाँ पर काम पूरा नहीं होगा। जैसे
अगर वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इसका मतलब ना तो फसल अच्छी हुई है और ना ही वर्षा हुई है। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, मतलब ना तो श्याम ने पत्र लिखा और ना ही मैं आया। तो यहाँ पर जो दो काम हो रहे हैं और दो में से कोई एक दूसरे से यहाँ पर जुड़े भी हैं। ठीक है, तो एक कारण हो जाता है, दूसरा परिणाम। तो यहाँ पर दो कार्य होते हैं और दोनों ही संपन्न नहीं हो पाते। और यहाँ पर पास्ट की बात होती है, भूत की बात होती है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये पास्ट की बात हो रही है ना। ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में क्या होगा, तो वर्तमान काल की बात होगी, जिससे मुनि माला फेरता है, गवैया गा रहा है। ठीक है, बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है, ये सब क्या है, सामान्य वर्तमान हो गया। बच्चा गाता रोता है, श्याम पत्र लिखता है। अपूर्ण वर्तमान सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। कंटिन्यूअस की बात होगी, क्योंकि अपूर्ण की बात चल रही है, मतलब काम पूरा नहीं हुआ होगा। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा था आ गया तो वो चला गया अपूर्ण भूतकाल में, और बच्चा रो रहा है आ गया तो ये आ गया अपूर्ण वर्तमान में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट संदिग्ध वर्तमान। यहाँ पर भी संदिग्ध वर्तमान, जैसे अब बच्चा रोता होगा। यहाँ पर हम क्या सोच रहे हैं कि बच्चा रोता होगा, ये अभी की बात हो रही है। देखिए, अगर हम अंग्रेजी वाला जिसे हमको पढ़ाया जाता था कि जिन वाक्य अंत में गा है, गी है, ये सब फ्यूचर में आते हैं, तो नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू नहीं होता। अब बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा, ये प्रेजेंट के बारे में हम सोच रहे हैं ना कि इस समय वो क्या कर रहा होगा अभी। ठीक है, तो इस समय वो पत्र लिखता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि संदिग्ध वर्तमान, डाउट है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर भविष्य काल की बात करें तो फ्यूचर में काम होने की संभावना होती है। ठीक, संभावना या फिर फ्यूचर में काम होगा, इसके बारे में बताया जाता है। जैसे शायद आज संध्या को वह आए, मतलब शाम को शायद वह आए। तो यहाँ पर हम फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि शाम को हो सकता है आए। तो यहाँ पर भी दो टाइप है, उसको देख लेते हैं। सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य में वही नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट बोल सकते हैं आप इसको। श्याम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य भविष्य। नेक्स्ट है संभाव्य। यहाँ पर भी क्या होगी, संभावना व्यक्त की जाएगी। जैसे शायद आज वह आए। ठीक है, तो आज भले ही है लेकिन वो तो है फ्यूचर ना। ठीक है, शायद आज वह आए, संभव है श्याम पत्र लिखे। मैंने अभी एक लाइन बोली कि प्रेजेंट जरूर है लेकिन वो फ्यूचर है। कैसे, शायद वह आज आए, अभी वो आया नहीं है ना। जब फ्यूचर की यहाँ पर हम बात करें कि आज के दिन में हो सकता है वो आए। ठीक है, तो ये फ्यूचर है। संभव है श्याम पत्र लिखे। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही कि हो सकता है कि वो लिखे। ठीक है, तो यहाँ संभाव्य भविष्यत हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है वाच्य की बात करते हैं, एक्टिव, पैसिव और इम्पर्सनल वॉइस। और इसके बारे में आप जानते ही होंगे, जहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और जहाँ पर कर्म ऑब्जेक्ट प्रधान होता है उसे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा खेलता है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बच्चा। ठीक है, बच्चा खेलता है, द चाइल्ड प्लेस। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चा खेलता है, लेकिन इसी को ऐसे बना दें कि बच्चे के द्वारा खेला जाता है। ठीक है, या ऐसे इसको करिए कि बच्चा फुटबॉल खेलता है। ठीक है, अब इसको चेंज करिए, बच्चे के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। तो जब भी आपको बच्चा खेलता है, घोड़ा भागता है, राम पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, जो भी ऐसे आएगा सब एक्टिव वॉइस है। और जहाँ पर भी आपको द्वारा वगैरह मिल जाए, जैसे छात्रों के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। ठीक है, ये सब क्या है, पैसिव वॉइस है। जहाँ पर भी आपको द्वारा से जुड़ा हुआ वर्ड मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान रखना, छात्रों के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ सब्जेक्ट जो था वो प्रधान नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रधान हो जाता है, नाटक। ठीक है, नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, इस पर फोकस हो गया। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे यहाँ पर क्रिया की ओर। क्रिया में जो सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, वो देखेंगे। देखिए, क्रिया दो प्रकार की, स्पेशली हम यहाँ पर फोकस होंगे सकर्मक और अकर्मक पे। तो ये मूल क्रिया, सरल क्रिया, इसमें हम नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो सरल क्रिया होती है उसके दो प्रकार, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब क्या होता है, नाम से ही लग रहा है, सा माने साथ और कर्मक मतलब जिसके साथ कर्म हो, मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो वो क्या होगी, सकर्मक क्रिया। और अकर्मक का मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म ना हो, उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ध्यान रखना, कोई भी क्रिया
सकर्मक है या अकर्मक, एक ही क्रिया कभी सकर्मक हो सकती है और कभी अकर्मक हो सकती है, ध्यान रखना है। ठीक है, वो सेंटेंस में उसका यूज कैसे हुआ है वो इस बात पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ देखें अकर्मक क्रिया, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना, रोना। ध्यान रखना, सेंटेंस से पता चलेगा, केवल हम वर्ड्स बोल करके नहीं बता सकते। चलिए देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, बंदर लड़की को देख रहे हैं। आप पता कैसे करेंगे कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? आप क्या करेंगे, उसके वर्ब में क्या या किसे से प्रश्न करेंगे। किससे? क्या से या किसे से प्रश्न करेंगे। किस में करेंगे? वर्ब में। चलिए, बंदर लड़की को देख रहे हैं, इसमें वर्ब क्या है? देखना, देखने का काम हो रहा है यहाँ पर। तो क्या देख रहे हैं? जवाब आया? क्या देख रहे हैं? नहीं जवाब आ रहा। बंदर लड़की को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? नहीं जवाब आया। किसे देख रहे हैं? लड़की को देख रहे हैं। आया ना जवाब? लड़की को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? लड़की है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं वर्ब क्या है? वो सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, लड़की यहाँ पर सकर्मक क्रिया नहीं है, ध्यान रखना, क्रिया पे फोकस्ड होना है आपको। जो देखना क्रिया है वो कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक हो गई। क्यों? क्योंकि जो देखना है वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेकर के आई है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से आप हटा दीजिए, बंदर लड़की को देख रहे हैं, लड़की ऑब्जेक्ट हो गई, इसको हटाइए, बंदर देख रहे हैं। बंदर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इसका जवाब एक आना चाहिए, क्योंकि बंदर देख रहे हैं ये अपने आप में अधूरा लग रहा है। ठीक है, तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, जैसे गीता फूल तोड़ रही है। तोड़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसमें क्या या किसी से प्रश्न करिए, क्या तोड़ रही है? क्या तोड़ रही है? फूल तोड़ रही है। किसे तोड़ रही है? नहीं पता, किसे का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन क्या का जवाब तो आ रहा है ना। तो क्या या किसे में से जिसका भी जवाब आ जाए वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब हो, कर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तोड़ना वर्ब है वो कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक। क्यों? क्योंकि इसने अपने साथ क्या लाया है? यहाँ पर कर्म लेके आई है, फूल। क्लियर? तो यहाँ पर जो देखना है, तोड़ना है, लड़की, और यहाँ पर ये देखना, तोड़ना, ये सब क्या हो गया? ये सब सकर्मक क्रिया हो गई। क्लियर? चलिए, अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया के बारे में ये देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया में एग्जाम्पल के तौर पर जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे बच्चा रो रहा है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। जरा सा रोने, जो यहाँ पर जो रोना है, रोना क्रिया हो गई। इसमें क्या है? किसी से प्रश्न करिए, क्या रो रहा है? कोई जवाब आया? किसे रो रहा है? कोई जवाब आया? नहीं। तो यहाँ पर जो रोना हो गया वो अपने आप में एक अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसको ये जो वर्ब है इसको अपना पूरा अर्थ निकालने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लड़की हंस रही है, तो क्या हंस रही है? वर्ब में आपको क्या है? किसी से प्रश्न करना है ना। तो क्या हंस रही है? किसे हंस रही है? कोई जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है, हंसना, रोना, सोना, वे सो रहे हैं। क्या सो रहे हैं? किसे सो रहे हैं? कोई जवाब आ रहा है? नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये जो क्रियाएं हैं वो क्या हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। इनको कर्म की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब जो अकर्मक क्रिया होती है वो दो प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम। एक स्थिति बोधक होती है और एक गति बोधक। स्थिति का मतलब सोना, रोना, गाना, हंसना, ये सब क्या है? स्थिति को बताता है ना। तो ये वाली जो वर्ब है वो क्या है? स्थिति बोधक है। और यहाँ पर एक गति बोधक मिलेगा आपको, जैसे दौड़ना, भागना, आना जाना, चलना फिरना, उड़ना, तैरना। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। तो चलिए, दौड़ना में प्रश्न करते हैं, क्या दौड़ रहे हैं? जवाब आया? नहीं आया। किसे दौड़ रहे हैं? जवाब आया? नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो दौड़ना है वो क्या बता रहा है? गति को बता रहा है कि नहीं बता रहा? ठीक है, जाना, उड़ना, ये सब गति को बता रहा है। तो ये गति जन्य क्या हो गई? गति बोधक अकर्मक क्रिया हो गई। क्लियर? कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर सकर्मक के बारे में बताया गया। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस में दो सकर्मक क्रियाएं आ जाती हैं। सकर्मक मतलब एक ही सेंटेंस में दो कर्म आ जाते हैं। क्रिया तो एक ही रहेगी, लेकिन वो अपने साथ दो कर्म लेके आती है। जैसे मैंने शीला को किताब दिया। ठीक है, मैंने शीला को किताब दिया। तो चलिए, वर्ब क्या है? दिया। ठीक है, प्रश्न करते हैं, क्या दिया और किसे दिया? क्या दिया और किसे दिया? तो चलिए देखते हैं, क्या दिया मतलब किताब दिया, और किसे दिया? शीला को दिया। तो यहाँ पर दोनों का जवाब आ रहा है ना। तो दोनों का जवाब यहाँ पर दो वर्ब है, इसका सीधा सा मतलब हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से कई बार ऐसा होगा कि एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट देखने को हमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ और समझ लीजिए।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में। तो जो क्या का जवाब होता है, जैसे क्या दिया मतलब किताब दिया, जो निर्जीव चीज़ होती है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पर किसे दिया, जैसे शीला को दिया, तो शीला क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे समास की ओर। समास क्या होता है, संक्षेपीकरण इसका मतलब होता है जब दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला करके एक नया और सार्थक वर्ड बनाया जाता है, शब्द बनाया जाता है, तो वो समास कहलाता है। इसमें दो पद होंगे। क्यों, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाया गया है तो उसमें दो पद होने स्वाभाविक है। जो पहला पद होगा वो पूर्व पद कहलाता है और जो बाद में होगा उसे उत्तर पद बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए राजपुत्र, राजपुत्र अपने आप में एक शब्द है ना, लेकिन ये दो शब्दों से मिलकर के बना है राजा का पुत्र। जब इसको हम राजा का पुत्र लिखते हैं तो इसे समास विग्रह बोलते हैं। और यहाँ पर राजपुत्र क्या है, ये समस्त पद हो गया या सामासिक शब्द हो गया। ठीक है, तो राजपुत्र और राजा का पुत्र, इस तरीके से यहाँ पर जो राजा का पुत्र है उसको हम राजपुत्र भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, समास के जो भेद हैं वो चार हैं स्पेशली यहाँ पर मुख्य रूप से। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। अब यहाँ पर आपको दो नहीं दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत में फ़र्क आ जाता है। जैसे हिंदी में क्या है कि यहाँ पर देखें द्विगु और कर्मधारय, ये आपको नहीं दिख रहे थे। तो जो संस्कृत है वहाँ पर द्विगु और कर्मधारय को अलग अलग माना जाता है, लेकिन जो हिंदी में ग्रामर है वहाँ पर हम हिंदी के अंदर तत्पुरुष के भीतर ही कर्मधारय और द्विगु को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कर्मधारय और द्विगु को हम तत्पुरुष समास के अंदर ही पढ़ते हैं हिंदी में, और संस्कृत में वहाँ पर ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा था। चलिए अब हम एक एक समास के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दिया था एक बार कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। दो पद होते हैं, हमने बात किया था। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होगा, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा, चाहे वो कर्मधारय हो चाहे द्विगु हो, दोनों में ही। ठीक है, इसके बाद द्वंद्व, जहाँ पर द्वंद्व होगा वहाँ पर दोनों प्रधान होंगे। ठीक है, और लास्ट में जो बहुब्रीहि आता है वहाँ पर दोनों पद अप्रधान होंगे। ठीक है, अप्रधान। ठीक है, कोई भी उसमें पद प्रधान या मुख्य नहीं होता, बल्कि उसका अपना एक अलग ही अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। अव्ययी भाव समास बहुत ही आसान है पहचानना। देखिए वहाँ पर आसानी से आप पहचान लोगे। जिस भी वर्ड में, ध्यान रखना, किसी भी शब्द में या समस्त पद में आपको ये वर्ड्स देखने को मिले, जैसे भर, यथा, अनु, ठीक है, प्रति, बस चार वर्ड याद रखिए, प्रति, भर, यथा, अनु, ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, वहाँ पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, अनुरूप, यथाक्रम, भर पेट। ठीक है, तो यहाँ पर भर, यथा, प्रति, इस तरीके से वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। यथाशक्ति का क्या मतलब होता है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो वो बनता है शक्ति के अनुसार। भर पेट का मतलब पेट भर, प्रतिदिन का मतलब दिन दिन। ठीक है, ऐसे बनता है ये। तो ध्यान रखना है जहाँ पर भी आपको ये वर्ड्स देखने को मिले, प्रति, यथा, अनु और भर, तीन चार वर्ड्स हैं, उनको आप याद कर लीजिए और आसानी से पहचान में आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। आगे चलते हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में क्या होता है, यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। पूर्व पद क्या होता है, वो विशेषण होता है, और उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। विशेषण और विशेष्य क्या है, विशेषण का मतलब जो विशेषता बताए, और विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा, नाउन। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे लाल गुलाब, ध्यान से समझिएगा, लाल गुलाब। तो यहाँ पर गुलाब जो है, जैसे मैं कहूँ गुलाब, तो गुलाब तो पूरी दुनिया के गुलाब हो गए। लाल गुलाब में बोलूँ तो यहाँ पर अब सारे गुलाब हट गए बाकी कलर के, केवल लाल गुलाब की बात होगी। आगे लिख दूँ मेरे बगीचे का लाल गुलाब, तो यहाँ पर अब सिर्फ मेरे बगीचे वाले लाल गुलाब की बात हो रही है। ठीक है, मैं कह दूँ मेरे बगीचे की इस क्यारी वाला लाल गुलाब, तो अब सारे गुलाब हट जाएंगे मेरे बगीचे के, सिर्फ उस क्यारी की बात होगी। तो मतलब जो विशेषण वर्ड होता है वो किसी नाउन की विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम कि किसी की भी विशेषता बता सकता है वो। और वो क्या करता है, जो वर्ड्स होता है, मतलब यहाँ पर जो जैसे गुलाब है उसको सीमित करता जाता है। जैसे लाल गुलाब, ध्यान रखना, तो यहाँ पर जो गुलाब है वो क्या है, विशेष्य है, और लाल क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है,
लाल क्या हो गया, विशेषण, और गुलाब क्या है, विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इस समास में क्या होता है। तत्पुरुष में इसी तरीके से आपको 2 वर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो इसमें उत्तर पद होता है वही प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। यहाँ पर आपने एक चीज़ तो देखा होगा बचपन में, 9th 10th में ये सब चीज़ें याद की होगी आपने। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने का भाव, संबंध तत्पुरुष का के की, अधिकरण में क्या होता है, में पर। ये सब क्या है, आखिर इसका काम आज पड़ गया। देखिए इसमें क्या होता है, जब आपके सामने कोई वर्ड आएगा तो आप उसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद अगर उसमें कोई ऐसा वर्ड देखने को बीच में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपादान से अलग होने का भाव, जहाँ पर भी से आए और वहाँ पर अलग होने का भाव उत्पन्न हो, उस एक वो कहाँ जाएगा, आपादान में जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे स्वर्गवास। स्वर्गवास को आप क्या करिए, विग्रह करिए। स्वर्गवास का मतलब हो गया स्वर्ग को प्राप्त, यही तो होता है। जैसे बिहारी रचित, मतलब बिहारी के द्वारा रचित ना, आप इसको तोड़ेंगे, बिहारी के द्वारा रचित। आगे देखें, रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहाँ पर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं बीच बीच में। देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, मतलब ऋण से मुक्त। तो ज़रा ध्यान से देखिए, से, के लिए, तो यही तो ऊपर हमने देखा था, से, के लिए वगैरह। यहाँ देखिए यहाँ पर आ गया से। अगर कहीं कहीं बीच में से आ गया तो वो बन गया कर्ण तत्पुरुष। के लिए आ गया तो कौन सा तत्पुरुष बन गया, संप्रदान तत्पुरुष। लेकिन है तो सब तत्पुरुष ही ना। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो मतलब जब आपके पास कोई वाक्य वर्ड आएगा तो आप उसको क्या करेंगे, विग्रह करेंगे और आसानी से वो समझ में आ जाएगा। जैसे गंगा का जल, तो यहाँ पर का के आ गया, तो यहाँ पर जरा का के देखिए किस में आता था, का के ही आता था संबंध में। देखिए संबंध तत्पुरुष में का के की, मतलब विग्रह करने पे बीच में कौन सा शब्द आ रहा है, अक्षर आ रहा है, उसी से पता चल जाता है कि वो तत्पुरुष है या नहीं है। तो आप इसको याद कर लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से, आप संप्रदान के लिए, आपादान से, यहाँ अलग होने का भाव होता है। संबंध तत्पुरुष जो होता है वो का के की लेके आता है, और अधिकरण जो होता है वो में और पर लेके आता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, एक आपादान से अलग होने का जो भाव है वो क्या है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ पर से आ गया ना, तो यहाँ पर फ़र्क क्या है आखिर। यहाँ पर ऋण से मुक्त का मतलब, तो ऋण से अलग हो गया वो, ऋण से मुक्त हो गया। मुक्त होने का क्या मतलब है, ऋण से वो अलग हो गया ना, इतना तो क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर देखिए करण में भी से आया था, मन से चाहा, तो दोनों से में फ़र्क क्या है, दोनों से में फ़र्क यही है कि जो यहाँ पर आपादान होता है वो ये बताता है कि मुक्ति की बात होती है। जैसे देश से निकाला, तो वो देश से मुक्त हो गया, मतलब अलग होने के यहाँ पर भाव हो रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये हो गया तत्पुरुष। और एक होता है इसी में नई समास। नई में क्या होता है, ना की बात होती है। जैसे असभ्य का मतलब सभ्य नहीं, ना सभ्य। अनंत का मतलब ना अंत। असंभव का मतलब ना संभव। तो जहाँ पर भी ना आ जाए वो क्या है, आपका नई समास है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, जैसे अनादि। अनादि का मतलब जिसका आदि ना हो, शुरुआत ना हो, ना आदि। अभाव का मतलब ना भाव। तो इस तरीके से ये नई समास होता है। नेक्स्ट है कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होगा, देखिए जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध, मतलब या उपमान और उपमेय का संबंध होता है। एक एडजेक्टिव देखने को मिलेगा और दूसरा आपको नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखने को यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ एक वर्ड आपके सामने आया, तो आपने इसको तोड़ा। कैसे तोड़ा, नील प्लस कंठ, मतलब नीला है कंठ। यहाँ पर नील कमल, नील प्लस कमल। अब आप थोड़ा सा एक और समाज से डाउट आपको हो रहा होगा, अगर आपने पढ़ रखा होगा पहले तो, लेकिन आप बिल्कुल डाउट मत करिए, वहाँ पर हम कंपेयर करके भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपके दिमाग में वो चीज़ आ रही है, जैसे कि नीलकंठ का मतलब ये तो शिव भगवान हो गए, तो शिव के लिए तो अलग वर्ड होता है, वहाँ पर समास होता है। तो अभी कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत करिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए महादेव, महादेव। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, ये सभी समास किस में आते हैं, ये आते हैं कर्म धारय में। ठीक है, कर्म धारय। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध है वो विशेषण और विशेष्य का है। कंठ नीला, कंठ की विशेषता बता रहा है नीला। कमल की विशेषता बता रहा है नीला। अंबर की विशेषता बता रहा है पीला। अंबर माने कपड़ा हो गया और पीत माने अंबर माने कपड़ा और पीत माने कलर, जो रंग हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ नाउन है यहाँ पर और एक तरफ एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो दोनों में संबंध है।
ठीक है, ये होता है कर्मधारय। नेक्स्ट यहाँ पर आता है द्विगु। द्विगु का मतलब द्वि, द्वि से बना है ना, द्वि। जहाँ पर भी आपको संख्या देखने को मिलेगी, द्वि, त्रि, वो सब किस में आएगा, द्विगु समास में आता है। जैसे यहाँ देखिए पंचवटी, नाम से आ गया ना पंच, शताब्दी का मतलब 100, तिराह का मतलब 3, चौमासा का मतलब 4, 9, दोपहर मतलब 2। तो जहाँ पर भी आपको संख्या देखने को मिल जाएगी वो सब क्या आते हैं, द्विगु समास आते हैं। द्विगु समास के रूप में द्वंद्व, नाम से ही लग रहा है द्वंद्व होगा। यहाँ पर दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे भाई बहन, गंगा जमुना, पाप पुण्य, आचार विचार, माँ बाप, दाल भात, नून रोटी, बहू बेटी, खाना पीना, घर द्वार, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, दो पद होंगे, दोनों बीच में या होगा, एवं हो सकता है और हो सकता है जब आप उनको विग्रह करेंगे तो। जैसे भाई बहन तो भाई और बहन हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखें दाल भात तो दाल और भात हो गया, और इस तरीके से ये सब बन जाता है। क्लियर, चलिए आगे चले। बहुब्रीहि, वही आ गया बहुब्रीहि, और यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता था बहुब्रीहि और कर्मधारय में। ठीक है, तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए बहुब्रीहि को समझते हैं। बहुब्रीहि में क्या होता है, जो आपके सामने वर्ड दिख रहा होगा वो एक्चुअल में उसका मतलब कुछ और होगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अगर आप यहाँ पर नीलकंठ का मतलब शिव नहीं निकालेंगे तो वो चला जाता है कहाँ पर, कर्मधारय में। अगर आपने नीलकंठ का मतलब शिव निकाल लिया तो वो है बहुब्रीहि समास। ठीक है, चंद्रमौली, चंद्रमा है सिर पर जिसके, मतलब अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर जब चंद्रमौली का मतलब शिव निकाला तो ये बहुब्रीहि समास है। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, मतलब नारी। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी, मतलब चक्र है जिसके हाथ में। तो चक्र किसके हाथ में रहता है, भगवान विष्णु के। तो जैसे ही हम ये निकालेंगे मतलब विष्णु, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि में क्या होता है, दोनों ही पद अप्रधान है, क्योंकि यहाँ हमको ना तो नीला से मतलब है ना ही कंठ से मतलब है। यहाँ पर मतलब किससे है, तो भगवान शिव से मतलब है। दोनों को जो वर्ड मिला करके बना है नीलकंठ, उसका मतलब शिव होता है। चक्रपाणी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर भगवान विष्णु हो गए। तो यहाँ पर ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, जब दोनों पद अप्रधान हो और जो पद दिया गया है उसके अलावा एक नया अर्थ निकल रहा हो, तो वो कहलाता है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इस तरीके से जो हिंदी में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस किया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और हाँ नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।